जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जाना बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते जबटे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। अब रात हो गई थी। वहाँ एक बंगाली रेस्तोरां के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। बंगाली दुकानदार और ग्राहकों ने इंडियन फौजियों को देखकर जय बंगला के नारे बुलंद किए। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर इनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहाँ से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे, दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आ गया, जिसने घूर कर शहनाज को देखा। फिर बंगला जुबान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगाली लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूंगा की। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि ये बंगाली गूंगा लड़का है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की नकल उतारते हुए गूंगा करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए और इसे 2 रुपये बख्शिश दी और जीप स्टार्ट करके वहाँ से आगे निकल गए। जूं रात गहरी हो रही थी, सफ़र दुश्वार होने लगे था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरी नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी। अल्ताफ भी ऊँग रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँग आ जाती। ये बड़ी खतरनाक बात थी और मैं जीप पे काबू होकर किसी खड्डे में गिर सकती थी। चनाचा मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोक कर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जानिब निकलती थी। मैंने जीप को इस सड़क पर डाल दिया। ये ऊंची नीची कच्ची सड़क थी, छकड़ों वगैरह के लिए बनाई गई थी। कुछ फासले पर सड़क से हटकर एक जगह रोशनी दिखाई दी। अल्ताफ ने इस तरफ इशारा करके कहा, कोई गांव लगता है, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने इसकी राय से इत्तेफाक करते हुए कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी। जमीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया। मैंने अल्ताफ से कहा कि आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ, इसके बाद मैं आराम करूँगा तो वो पहरा दे। चनाचा अल्ताफ जीप की अगली दोनों सीटों पर टांगे फैला लेट गया। मैं स्टीन गन लिए पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर बाद इस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खराटों की आवाज़ आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल में क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए किस खजू और खशू से दुआएं मांग रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान थे जिनकी ज़िंदगियों के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी। किसी को इनके मुस्तकबिल, इनकी ज़िंदगियों के बारे में इल्म नहीं था। आसमान पर सितारे टिमटमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शोहर की सूरत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा, इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचा वो मर्दाना लिबास में थी, मगर ये बड़ा नाकाबिले एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी। हम इसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं इसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार करवाना चाहता था। मैं इस तरफ देखने लगा जिधर रोशनी हो रही थी। ये किसी लालटेन की रोशनी थी। अंधेरे में मुझे 2-3 झोंपड़ियों के धब्बे से नजर आ रहे थे। ये कोई गांव नहीं था, 2-3 झोंपड़ियां थी जहां बंगाली किसान रहते थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी, ज़ाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुफ्ती बानी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दियों में ज़रूर थे, मगर हमारा बांडा किसी भी वक्त फूट सकता था। आसपास झाड़ियों में जिंगर बोल रहे थे। नींद पर गलबा पाने के लिए मैं फिर कर पहरा देने लगा। रात अगरचा खनक थी, मगर हबस हो गया था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि अल्ताफ को गहरी नींद से जगाऊं, मगर मेरा आराम करना भी ज़रूरी था। मैंने 2 बजे इसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी, अम्मा जी। ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर इसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख इस वक्त खुली जब अल्ताफ मेरे कंधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था,
आमिर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की ज़मुर्दें रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शहनाज अभी तक बेसद पड़ी थी। मैंने अल्ताफ से कहा, हमें इन झोंपड़ी वालों से मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने के लिए हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने इसे सांस लिया और झोंपड़ियों की तरफ चल दिए। हल्की रोशनी फैल रही थी तो बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोंपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। इनमें से एक की चुग्गी दाढ़ी थी। मैंने आस्था से कहा, ये मुसलमान लगते हैं, लेकिन खबरदार इन्हें अपना राज ना बताना। एक धोती पोश दुबली पतली अधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी की एक जानब बैठी चूल्हे में आग जला रही थी। वो भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। इन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। इन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था। दोनों दुबले पतले और कमज़ोर थे। टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तहक्कुम से वो सहम गए। इनमें जो बड़ा था, इसने अपनी बीवी को झरिया कहकर आवाज़ दी। ये नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान है। फिर ख्याल आया कि मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवियों और लड़कियों के दो नाम रखते हैं, एक मुसलमान का और दूसरा हिंदुओं वाला नाम। इसकी बीवी हमारे लिए ज़मीन पर चटाई बिछा दी। मैंने मुंह हाथ धोने के लिए पानी मांगा तो बूढ़े बंगाली ने एक तरफ दरख्तों में इशारा करके बताया कि इधर एक तालाब है। पहले मैं तालाब पर गया और एक छोटा सा तालाब था जिसकी सीढ़ियाँ पानी में उतर गई। इस किस्म के तालाब मशरक़ी पाकिस्तान के देहातों में आम होते थे। मैंने हाथ मुंह धोया, फिर अल्ताफ भेज दिया। वो वापस आया तो शहनाज को तालाब पर जाने का इशारा किया। शहनाज खामोशी से इधर चल दी। इसका लिबास तो बंगाली लड़कों जैसा था, मगर चाल औरतों जैसी थी। मैंने महसूस किया कि बूढ़ा बंगाली इसकी तरफ मशकूक नज़रों से देख रहा है। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दी। मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ये एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुश शक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नज़रों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते डरते बताया कि ये इसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहते थे। मैंने इससे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं हैं। इसने एक गहरी सांस भरकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे सबको इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जीप से इंडियन करेंसी के 20 रुपये निकाल कर बूढ़े को दिए। इसने लेने से इनकार कर दिए। वो अभी तक खौफजदा था और इसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुफ्ती बहनी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने ज़बरदस्ती इसे 20 रुपये दिए और इसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई दी। मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर इसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठे। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। ये किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और इसमें 4 मुफ्ती बहनी के गुंडे सिपाही सवार थे। इन्होंने राइफलें थाम रखी थी। इनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतर कर खड़ा हो गया। 2 मुफ्ती बहनी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्कुरा रहे थे। इनकी वर्दियां मुफ्ती बहनी की थी और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। इन्होंने हमें सलूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गियाँ और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। हमने दरख्तों के दरमियान से देखा 2 मुफ्ती बहनी वाले झोंपड़ी में से इस जवान लड़की को घसीट कर अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। बंगाली बूढ़ा इसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लड़की की माँ अपनी छाती पीट रही थी। मैं स्टीन गन के लिए उछल कर जीप से उतरा और अल्ताफ से कहा, मुझे कवर देना। 2-4 छलांगों में दरख्तों के झुंड से निकलकर झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर मैंने खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक हवाई ब्रश मारकर चलाया, इस लड़की को छोड़ दो। मुफ्ती बहनी वाले रुक गए। वो जीप के पास खड़े थे। इन्होंने फौरन पोजीशन संभाल ली। इनका लीडर अंग्रेजी ज़बान में चलाया, तुम इंडियन सोल्जर्स की हमने मदद की है।
हम ना होते तो तुम लोग पाकिस्तानियों से हथियार नहीं डलवा सकते थे। अब हमें लूट मार क्यों नहीं करने देते? तुम भी तो लूट मार कर रहे हो। मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया, सूर की औलाद, इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फायर खोल दूंगा। इन्होंने लड़की को छोड़ने से इनकार कर दिया और मेरा चैलेंज की परवाह किए बगैर इसे अपनी जीप की तरफ घसीटने लगे। जो आदमी जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे, इन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं फायर करता, पीछे अल्ताफ अकबर तड़तड़ाता गोलियां बरसाने लगा और वो खालिस फौजी था, इसका निशाना कभी खता नहीं जा सकता था। इसकी स्क्रीन गन के पहले ब्रस्ट ने ही इन दोनों को भून डाला जो जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे। दूसरे दोनों लड़की को छोड़कर जमीन पर लेट गए। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। लड़की भागकर झोंपड़ी में छुप गई। तड़ातड़ करती मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ बाईं जानब एक दरख्त की ओट में आ गया। अकब से मेरा साथी बराबर फायर कर रहा था। इसे ये फायदा हासिल था कि वो निशाने की जद में नहीं था। इसने दरख्त की एक शाख पर चढ़कर नीचे जमीन पर गोलियां बरसाईं और उस जगह से मिट्टी उड़ी जहां दोनों मुक्ति बाहिनी वाले लेटे हुए थे। इन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो रेंगते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे। अल्ताफ अकबर की गोलियां इनके इर्द गिर्द बरस रही थी। जो ही एक मुक्ति बाहिनी वाला उठकर जीप की ओट लेने के लिए दौड़ा, गोली इसके कमर में घुस गई। वो चीख मार कर गिर गया। मैंने दूसरे पर ब्रस्ट मारा। चंद सेकंड बाद इसकी लाश भी जमीन पर तड़प रही थी। मैं दौड़कर लाशों के पास गया। अल्ताफ भी मेरे करीब आ गया। बंगाली बूढ़ा अपनी बेटे के साथ झोंपड़ी से निकल आया। वो हाथ जोड़कर हमारा शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन इसके लहजे में अब भी रहम की दरख्वास्त थी। इसे अब भी खतरा था कि हम यानी भारतीय फौजी कहीं इसकी लड़की को ना ले जाएं। मैंने कुछ बंगला और कुछ उर्दू में बूढ़े से कहा कि वो फिक्र ना करें, हम दोनों मुसलमान इंडियन फौजी हैं। इस पर बूढ़े बंगाली की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। वो मेरे पांव पकड़कर जोरों कतार रोने लगा। वो बार बार इस्लाम और मुसलमानों पर टूटने वाले जुल्म का तज़किरा कर रहा था। इसने अपनी बीवी और बेटी को आवाज़ दी और ज़ोर ज़ोर से कलमा शरीफ पढ़ने लगे। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने इससे ज़्यादा इसे कुछ न बताया कि हम इंडियन फ़ौजी हैं मगर मुसलमान हैं। इस बेचारे को भला क्या मालूम कि जो भारतीय डिवीज़न मशरक़ी पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे, इनमें एक भी मुसलमान नहीं था। इस वक्त ज़रूरी बात यह थी कि लाशों और जीप को वहाँ से हटा दिया जाए। हमने चारों लाशों को उठाकर इनकी जीप में पिछली सीट पर डालकर ऊपर घास फूस डालकर इन्हें छुपा दिया। फिर ज़मीन पर गिरे हुए खून के धब्बों को भी मिटा दिया। जिस जीप में मुक्ति बाहिनी की लाशें पड़ी थी, इसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप में चला आ रहा था। सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकालकर एक ऊंची जगह पर ले गया, जहां नीचे गहरी खाई थी। जीप को लाशों समेत खाई में लड़कने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ में आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोक कर मेरे पास आ गया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ दिया। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फ्लास्क पड़ा था। इस फ्लास्क के पीछे एक काली जिल्द वाली पॉकेट बुक रखी थी। ये पॉकेट बुक ऐसी थी कि इसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रख ली और जेब को लाशों समेत खड्डे में लटका दिया। खड्डे में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे बरती चिटागांग की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्तोरां से खाना लेकर खाया और आगे रवाना हो गए। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चिटागंग बंदरगाह है, वहाँ इंडियन फौजियों की नकलो हरकत ज़्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने के बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं इस फुल पॉकेट बुक का भी जायज़ा लेना चाहता था कि इसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इसे ताला लगाया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बड़े शहर के मुज़ाफ़ात शुरू हो गए। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे। यहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेशी झंडे लहरा रहे थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक बारी बख्तर बंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सब जगह बैठे थे। अल्ताफ ने कहा, हमें इस शहर से जितना जल्द हो सके निकल जाना चाहिए।
मैंने जीप इस सड़क पर डाल दी जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। मैं अपने कारोबारी दौरे के सिलसिले में कई बार इस शहर में आ चुका था। मैं शहर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के कारोबारी हल्के मुझे जानते थे और इंडियन फौजी वर्दी में भी मुझे पहचान सकते थे। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कन्वाय रुका हुआ है। जीप को एक जैली सड़क की ढलान पर डाल दिया। यह नशीब डलवां छतों वाली कोठियां और मकान थे जिन पर बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कॉन्वॉय के गुजर जाने का इंतजार किया जा सके।